जय श्री राम बच्चों। आज मैं तुम्हें अमीन्स चैप्टर 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अमीन्स चैप्टर का एनसीईआरटी पैक क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं। पिछली क्लास में पिछली वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन नंबर 2 और 5 करवाया था एनसीईआरटी पैक का, वो हम डिस्कस करता था। उस वीडियो का लिंक भी मैं तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज हम जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 7 पार्ट है, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन है। और अगर तुम्हें बताओ तो मैंने पहले भी जिक्र करा था कि जो हमारे 4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, उनमें जो पहले 2 चैप्टर है हेलो एल्कीन, हेलो एरीन्स एंड एल्कोहल, इनमें से कन्वर्जन्स ज्यादा आती है, रिएक्शंस ज्यादा आती है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर रिएक्शंस, कन्वर्जन, रीजनिंग, ये सब कुछ आता है। अमीन्स चैप्टर जो है इसमें रीजनिंग ज्यादा पार्ट आती है इसके अंदर। तो ये थर्ड चैप्टर है, इसके अंदर ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर रीजनिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बैक अमीन्स चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन अगर तुम अपने प्रीवियस ईयर सब पेपर देखते हो ना, तो प्रीवियस ईयर जो बोर्ड के पेपर होते हैं, ये पहला क्वेश्चन तुम्हें कम से कम 100 बार ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल अमीन। कह रहे हैं जो एनिलीन का पीकेबी है वो मिथाइल अमीन से ज्यादा है। अब देखो इन्होंने थोड़ा सा टच इक्विलिब्रियम का भी ले लिया है, इक्विलिब्रियम को इन्होंने कर लिया। अब सबको पता होना चाहिए कि पीकेबी किसका ज्यादा होता है। जी, पीकेबी उसका ज्यादा होता है जिसका केबी कम होता है। हमने पढ़ा हुआ है ना पीएच क्या होता है। हम क्या कहते थे? पीएच इज द माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। हम कहते थे जिसमें H प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा है उसका पीएच कम होगा, पढ़ते थे हम ये। तो केबी मतलब दोनों इन्वर्सल थे ना, हम कहते जो ज्यादा एसिडिक है उसका पीएच कम है, तो जिसका केबी कम होगा ना उसका पीकेबी ज्यादा होगा। अच्छा जी, केबी कम किसका होगा? जी, केबी कम उसका होगा जिसका बेसिक नेचर कम होगा। तो अल्टीमेटली ये मुझसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है और कम बेसिक कौन है, या इसने बता दिया एक तरह से कि भैया पीकेबी इसका ज्यादा है, मतलब इसका केबी कम है, मतलब ये कम बेसिक है। इससे पूछ रहा है क्यों। क्वेश्चन क्लियर है कि इसका पीकेबी ज्यादा है, इससे क्यों। अब देखो क्वेश्चन क्लियर हो तो आंसर बड़ा सिंपल सा है। मैं तुम्हें पहले भी बताया था कि देखो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया कि मुझे इसके बेसिक नेचर को हिट करना है। हमें कहना है ये कम बेसिक है। अब ये कम बेसिक क्यों है? तो बेसिक कौन होता है पहले ये सोचो ना, कौन होता है बेसिक? ये बेसिक वो होता है जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सके। तो ये कम बेसिक क्यों है? क्योंकि अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता जी? इसका लोन पेयर ना रेजोनेंस में लगा होता है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में लगा होता है, और अपना ये लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसका रेजोनेंस कम हो जाएगा, तो पागल थोड़ा ये काम करेगा। मगर इसके साथ बीच का तो कोई पंगा नहीं है। तो ये क्या है? ये कम बेसिक है, तो कम के भी है, तो इसका पी के भी ज्यादा है। ठीक, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि भैया अगर ये मान लो लोन पेयर दे देता है और एनिलियम आयन बना लेता है, लोन पेयर देके एनिलियम आयन बना लेता है, ठीक, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला होता है बेसिक, तो इसको फायदा नहीं हो रहा। क्यों? हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिसका जो कॉन्जुगेट आयन है ना वो स्टेबल ज्यादा नहीं है। रीजन जिसका जो ये था, इसके अंदर रेजोनेंस बनेगी तो 4-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे, मगर इसके अंदर ऊपर वाला तो लोन पर आएगा ही नहीं। इसके अंदर 2 ही रेजोनेंस होंगे, एक बार तो यहाँ पर ऐसे वाला, या फिर एक वाला बेंजीन वाला जो ऐसे वाला होता है। तो जिसके रेजोनेंस ही कम हो गए वो तो कम स्टेबल हो गए ना, और जो कम स्टेबल हो गया तो ऐसा काम कोई क्यों करेगा जो काम करने से स्टेबिलिटी कम होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इथाइलअमीन is soluble in water whereas aniline is not। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं इथाइल अमीन तो पानी में सोल्यूबल है लेकिन एलिनीन नहीं है। अब देखो हमने ना 11वीं और 12वीं के अंदर सॉल्युबिलिटी के इतने क्वेश्चन कर लिए ना कि हमारे दिमाग में एक बात रहती है कि जैसे सॉल्युबिलिटी आएगी ना, हमारे दिमाग में एक शब्द आएगा कि बेटा सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कर ले। 11वीं 12वीं से पक चुके हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से पक चुके हैं हम, बार बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकाल देते हैं।
ठीक, हम हमारा दिमाग भी यहाँ पे भी चलता है, भूतों का चला भी होगा अब तक कि ये ज्यादा सोल्यूबल है, ये कम सोल्यूबल है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कर ले भाई। नहीं, अगर ध्यान से देखो तो जितने हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकता है उतने हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी बना सकता है। तो आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। आंसर क्या है? आंसर तुम्हारी 10th क्लास है। 10th क्लास में तुमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा, हाइड्रोफोबिक ज्यादा, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक कार्बन कंपाउंड चैप्टर था। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है, लेस सोल्यूबल होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट कम है, मोर सोल्यूबल होगा। आंसर वही छोटा सा है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला बड़ा आंसर नहीं है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उसको आ सकता है जिसने पहले एक बार कर रखा हो। अगर उसने पहले डील कर रखा है तभी क्वेश्चन कर पाएगा। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन मारने की कोशिश करे नहीं पढ़ पाएगा। सीधा डायरेक्ट हमको अगर ये पेपर में आ गया तो ये क्वेश्चन हम डील नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है मिथाइलअमीन in water with ferric chloride methylamine in water reacts with ferric chloride to precipitate hydrated ferric oxide. Why? ऐसा क्यों हुआ है? क्या है क्वेश्चन कि भाई मिथाइल अमीन इज इन वाटर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। सिंपल सी बात है, हुआ क्या मैं बता देता हूं। मिथाइल अमीन था, ये असल में कहना क्या चाहता है, ये ना एक केमिकल टेस्ट हुआ करता था पहले प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल्स जो करते हो उसमें केमिकल टेस्ट होता कि तुम कैसे प्रूफ करोगे, तुम कैसे प्रूफ करोगे कि मिथाइल अमीन बेसिक इन नेचर है। तो अजी हम उसको पानी में डाल देते हैं, तो जी पानी में डालेंगे तो अब बेस वाला क्या करेगा जी, बेसिक अगर होगा तो ये काम करेगा CH3 NH3+ और साथ में OH-। अगर पानी के साथ बेस हो तो यही करेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल है ना, मुझे दिख थोड़ा रहा है, थोड़ी में तो समझा दूं मैं। तो प्रैक्टिकली हम क्या करते थे, हम क्या देखते थे कि इसमें FeCl3 डाल के देख लो। FeCl3 क्या करेगा, इस OH से रिएक्ट करके FeOH थ्राइस बनाएगा। तो ये Fe2O3 की जो प्रेसिपिटेट हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि इसने अपना बेसिक नेचर दे दिया, इसने अपना OH दे दिया। क्वेश्चन फिर से सुनो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मिथाइल अमीन इन वाटर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। कि जब हम मिथाइल अमीन पानी में डाल दिया जाए तो उससे क्या होता है, FeCl3 जो होता है वो हाइड्रेटेड होता है। हाइड्रेटेड कोई चीज कब हो सकती है, जब उस सॉल्यूशन में OH हो, और OH सॉल्यूशन में क्या कब आ सकता है, जब उसके अंदर बेसिक को डालो। तो ये प्रूफ है कि मिथाइलअमीन बेस होता है। बेस होने के कारण जब पानी के अंदर OH प्रोड्यूस कर देता है, और जब OH प्रोड्यूस होते हैं तो FeCl3 को क्या करते हैं, हाइड्रेटेड कर देते हैं। तो असल में अगर तुमसे कोई पूछता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट कि मिथाइलअमीन बेसिक था, तो तुम्हें ये प्रूफ देना है, तुम ये दे सकते हो। ठीक है भाई, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, although amino group is orthopara directing in aromatic electrophilic substitution reaction, aniline on nitration gives substitution amount of meta nitroaniline। जिसने चैप्टर पढ़ा है उसको क्वेश्चन समझ में आ गया। वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं अगर एनिलीन की नाइट्रेशन कराता हूं तो एनिलीन जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। तो एनिलीन की नाइट्रेशन से जो नाइट्रोएनिलीन बनना चाहिए वो बनना चाहिए तो ऑर्थो वाला, या फिर पैरा वाला। मगर जिसको पता है उसे पता है कि इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, एनिलीन ऑर्थो और पैरा के साथ एनिलीन जो होता है वो मेटा वाला भी बन जाता है। और कोई थोड़ा बहुत नहीं बनता, ये बनता है मात्र 2%, ये बनता है 51% और ये 47% बन जाता है। मतलब लगभग आधा मेटा वाला ही बन जाता है। अब सिंपल सी बात क्या है कि हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात की लड़ाई रही, कौन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है कौन मेटा डायरेक्टिंग है। हम कहते थे या तो बंदा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है या मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये बंदा क्या निकला, ये तीनों निकल गया। अब मेटा डायरेक्टिंग कोई 1-2% होता, मैं कहता चलो जी माइनर प्रोडक्ट बन रहा होगा, लेकिन ये तो यार 47% बन रहा है। अब क्वेश्चन यही है कि एनिलीन तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग वाला कंपाउंड कैसे बन गया। आंसर सुनो, तुम्हें याद होगा 11th से पढ़ते आ रहे हो कि जब भी नाइट्रेशन करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते हैं।
मैंने अभी बताया है क्या कि एनिलीन एक अच्छा बेस नहीं है, एनिलीन एक अच्छा बेस नहीं है, मगर सल्फ्यूरिक एसिड तो अच्छा एसिड है। एनिलीन अच्छा बेस नहीं है मगर सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा एसिड है। वो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, कुछ एनिलीन को एनिलियम में चेंज कर देता है। अब वो जो एनिलियम जो होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है बिकॉज ऑफ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। बिकॉज ऑफ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, जिन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन मेरी क्लास ली थी उनको मैंने ये स्पेशली एग्जांपल दिया भी था कि एनिलियम जो होता है वो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो बिकॉज ऑफ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन एनिलियम क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो जो ये प्रोडक्ट बन रही है ना, ये एनिलियम की है, एनिलीन की नहीं है। क्या लिखना है तुम्हें जी, एनिलीन। एक बार क्वेश्चन जान सुनो, एनिलीन की नाइट्रेशन करते वक्त ऑर्थो पैरा के साथ मेटा क्यों बन जाता है? हमने क्या बोला कि जी एनिलीन की नाइट्रेशन करते वक्त हमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, एनिलीन को एनिलियम में चेंज कर देता है। जब एनिलीन एनिलियम में चेंज होता है तो क्या होता है, वो एनिलियम बिकॉज ऑफ रिवर्स हाइपरकॉन्जुगेशन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है। ठीक है भाई, एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब 3 क्वेश्चन आ गए और बचे, वो भी कर लेते हैं, आगे चलते हैं भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, एनिलीन जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता, रीजन बताना है क्यों। अब एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होते हैं वैसे, कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन कर देना, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि एनिलीन जो होता है वो ऐसे कर दे जी, एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा दे। जिनको पता है उनको पता है, मैंने बहुत बारी बताया हुआ ये कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये बेंजीन का डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफाइल लगा देना चाहिए। क्यों नहीं कर रहा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्यों नहीं करता ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, क्यों नहीं करता? कह रहे हैं ये रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? याद करो 11वीं में क्या पढ़ा था, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन के लिए क्या चाहिए जी, लुईस एसिड चाहिए, जैसे NaCl3। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन के लिए क्या चाहिए, लुईस एसिड चाहिए। अब ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, इसका नंबर ही नहीं आने देंगे। जब जो तुम्हारा रिएजेंट है तुमने डाला हुआ है कि लुईस एसिड की प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, ये लुईस एसिड से रिएक्ट कर जाएगा वो, क्योंकि ये तो बेस है, इसलिए ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है भाई, डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन द एलिफेटिक अमीन्स। मतलब जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, जैसे ये है, ये ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक। जैसे मैंने मिथाइल ले लिया, मिथाइल डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट से, एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट से ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। पहले तो तुम्हें पता होगा ये भी ज्यादा स्टेबल नहीं होता, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होते हैं, हमने यही पढ़ी है डाइजेटाइजेशन, कह रहे लेकिन फिर भी ये इससे ज्यादा स्टेबल है। रीजन सबको पता लग गया होगा जी, इसमें रेजोनेंस हो सकता है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता, जिसमें रेजोनेंस है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या आखिरी, ध्यान से सुनो, आखिरी क्वेश्चन है, ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन। अब सबसे पहले इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस तुम्हें पता होनी चाहिए क्या होती है। ध्यान देना भैया, होता क्या है, ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस में एक कंपाउंड होता है, इसे थैलेमाइड कहते हैं। प्रिपरेशन है ये। इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर हम KOH एक्वस डालते हैं तो हमारा H2O निकल जाता है, तो हमारा ये कंपाउंड बनता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है ये, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसमें RX डालते हैं, यही सारा खेल है, ध्यान से सुनना, RX डालते हैं। अब जिसको पता है उसे पता है क्या, कि ये रिएक्शन SN2 होता है, हेलो एल्केन का ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन कौन कौन फेवर करते हैं, प्राइमरी करते हैं। थोड़ा बहुत सेकेंडरी वाले से करवा लो, टर्शियरी वाला मरमर के करेगा, बहुत स्लो करेगा, मगर जिंदगी भर
ये रिएक्शन हेलोएरीन नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशंस पे बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हें याद होगा हमने पढ़ा हुआ है हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलोएरीन से रिएक्शन कर नहीं सकता, क्यों? हेलोएरीन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और हेलोएरीन के बस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है नहीं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब हेलोएल्केन डालते हैं, हेलोएल्केन डालने से क्या होता है, यहां से KX निकल जाता है और ये कंपाउंड बनता है। इसमें जब हम पानी डालते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमारा अमीन बन के आ जाता है। तो खुद सोचो, अगर मैं यहां पर अमीन की जगह एनिलीन बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा जी, मुझे यहां पर हेलोएरीन डालना पड़ेगा। तो जो ये था हेलोएल्केन था, इसने कैसे रिएक्शन करा, जिसने SN2 रिएक्शन करा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, SN2 रिएक्शन करना पड़ेगा। भाई ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर ही नहीं पाता, SN2 की तो बात ही छोड़ दो। तो अगर मैंने यहाँ पे हेलोएल्केन डाला था तो यहाँ पर आता क्या, अमीन। अगर मैं यहाँ पे हेलोएरीन डालता तो बनता क्या, एनिलीन। दैट्स व्हाई ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस एनिलीन नहीं बना सकती, इससे सिर्फ क्या बनेंगे, अमीन्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन SN2 होता है। ये हमारा जो हमने क्वेश्चन करा, ये एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन था, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पर्पस, और साथ साथ अगर ये अच्छी तरह आते हैं तो मैं जेईई और नीट में भी बहुत हेल्प करेंगे। इसको मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा, एक बार तुमने अगर अच्छी तरह से पूरी की पूरी इस क्लास को अटेंड कर लिया है, अब सेकंड टाइम जब क्लास अटेंड करोगे तो साथ में तुम्हारे पास एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए, और एनसीईआरटी खुलने पर एक क्वेश्चन पढ़ते रहो, मेरे रीजन सुनते रहो, और उसको एक बार अपने आप नोट भी करते रहना। ठीक है जी, जल्दी मिलेंगे, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय श्री राम।